A very good morning everyone. आज हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कंपनी लॉ का, दैट इज इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो इस वीडियो में डिबेंचर्स के बारे में ही बात होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है। तो अगर कोई कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है फॉर एक्सटेंशन एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, तो इसके लिए वो अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज नहीं करना चाहती, तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर वो अमाउंट बोरो करती है किससे, पब्लिक से, बाय इशूइंग दैम अ सर्टिफिकेट जिसके ऊपर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होगा, और ये लोन सर्टिफिकेट कहलाता है डिबेंचर। जैसे इक्विटी शेयर को इशू करते हैं उसी तरीके से डिबेंचर को भी इशू किया जाता है, और डिबेंचर जो है अंडर अ कॉमन सील इशू किए जाते हैं। ठीक है, डिबेंचर जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड डिबेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू टेक लोन, यानी लोन लेना। तो इन दिस केस पब्लिक से यहाँ पर कंपनी क्या करती है, बोरो करती है, मतलब लोन लेती है, जिसके ऊपर कंपनी को फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और एंड सच इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो कि एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। अब आते हैं, डिबेंचर्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। अब डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, डिबेंचर होल्डर्स जो है वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जिनको जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करती रहती है एज पर द टाइम पीरियड जो भी मेंशन है इन द एग्रीमेंट। दूसरी चीज ये है कि डिबेंचर्स को रिडीम भी किया जा सकता है, एट पार भी हो सकते हैं और प्रीमियम भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है। ठीक है, और ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही इनको रिडीम किया जा सकता है। ठीक है, और डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड नेचर के भी हो सकते हैं। जो इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे किया जाता है वो चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, और ये एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता है। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। ठीक है, वो वोट नहीं कर सकते किसी भी जनरल मीटिंग में। लास्ट आता है, जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स पर, वो पे किया जाएगा चाहे कंपनी को पर मुनाफा होए या लॉस होए। तो लॉस सिचुएशन में भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी टू द डिबेंचर होल्डर। इज इट क्लियर? तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कि यहाँ पर डिबेंचर्स की क्लासिफिकेशन की है ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। इसमें डिबेंचर्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिक्योर डिबेंचर एंड अदर इज अनसिक्योर डिबेंचर। तो फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं, इन डिबेंचर्स को मॉर्टगेज डिबेंचर भी बोला जाता है। बेसिकली ये डिबेंचर इशू किए जाते हैं बाय मॉर्टगेजिंग एन एसेट, और इन केस अगर कंपनी जो है डिबेंचर्स के क्लेम या ड्यूज को पे नहीं कर पाई टाइमली, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो इन एसेट्स को सेल करके अपनी मनी को रिकवर कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि बाय कीपिंग फिक्स्ड एसेट एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर कंपनी जो है वो लोन एक्वायर करती है। ठीक है, तो ये थे सिक्योर डिबेंचर्स। अब दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को बेसिकली ऑर्डिनरी डिबेंचर्स भी बोला जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये डिबेंचर्स कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो भी इन डिबेंचर्स पर बनती है। दूसरी चीज, ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं विदाउट मॉर्टगेजिंग एन एसेट बाय द कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए इनको अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी बोला जाता है और अनऑर्डिनरी डिबेंचर्स भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिडीमेबल डिवेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं विच आर रिडीम्ड और पेड रीपेड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। ठीक है, जिनको रिडीम या रीपे कर दिया गया जाता है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको बोलते हैं हम रिडीमेबल डिवेंचर्स। इररिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं विच जनरली नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक उनको रीपे नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज, इनको हम परपीचुअल डेप्ट भी बोलते हैं, जिनकी पेमेंट जो है डिबेंचर्स की वो तब होगी जब कंपनी लिक्विडेट हो गई होगी। ठीक है, तब इनकी पेमेंट होती है, रीपे तब होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी भी, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या है, ये वो डिवेंचर्स हैं जहां पर डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, और अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो वो अपने डिवेंचर्स को फुली या पार्टली, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कन्वर्ट करा सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर्स में, मतलब उनको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो उनको इसीलिए बोला जाता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जिनकी कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स
क्या होते हैं, वो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहलाते हैं, वो डिवेंचर्स जहां ऐसा कोई ऑप्शन जो है कन्वर्जन का नहीं दिया जाता डिवेंचर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर ही रहते हैं टिल द मैच्योरिटी ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? लास्ट आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स एंड बियरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं जहां पर डिवेंचर होल्डर्स के नेम, एड्रेस और जो भी अदर पर्टिकुलर्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द रजिस्टर बुक ऑफ द कंपनी। ठीक है, उन डिवेंचर्स को बोला जाता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, मतलब जो रजिस्टर्ड हो गए हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी, दैट आर नोन एज कंपनी। और ये डिवेंचर्स को हम इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते टू अनदर पर्सन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है बियरर डिवेंचर्स। बियरर या जिनको हम अनरजिस्टर्ड डिवेंचर भी बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड बोलते हैं तो मतलब इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स बोला जाता है। ठीक है, और बियरर डिवेंचर्स के केस में जो ट्रांसफर होता है वो बाय मेयर डिलीवरी भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि जिसके हाथ में वो डिवेंचर होल्डर डिवेंचर का सर्टिफिकेट होगा, यानी वो उसके पास पोजेशन है और वही ओनर है, हम ये मानेंगे। इज इट क्लियर? बियरर कौन होता है? जिसके पास बेसिकली वो डॉक्यूमेंट अभी है, हाथ में है उसके पास, तो हम ये मानते हैं कि बियरर है, यानी वो उसके पास ये डॉक्यूमेंट है तो वही मालिक होगा। इज इट क्लियर? तो बियरर और या अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स जिनकी कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती, और बियरर डिवेंचर्स को बियरर भी इसीलिए बोलते हैं, बियरर डिवेंचर्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनको ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट को इधर से उधर करके ही ट्रांसफर, मतलब बेसिकली अगर आप मान लो डिवेंचर आपको होल्डर हो, ठीक है, आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो अपने डिवेंचर्स, तो आप सिर्फ उसको सर्टिफिकेट थमा दोगे उस कंपनी का जो भी आपको मिला था, क्योंकि उसमें नेम नहीं होता बेसिकली। ठीक है, वो आप अपनी फ्रेंड को दोगे या जिस पर्सन को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसको दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ऑनर। मतलब कि वो जो डिवेंचर्स हैं जो भी कंपनी ने उससे परचेज किए हैं, बोरो किया है अमाउंट, वो अब इंटरेस्ट किसको मिलेगा, उस पर्सन को मिलेगा जिसके पास भी वो सर्टिफिकेट है। इज इट क्लियर? तो बियरर डिवेंचर्स वो होते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, चार बेसिकली 4 बेसिस पे हमने टाइप ऑफ डिवेंचर्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है? डिबेंचर और स्टॉक यानी डिबेंचर्स का इकट्ठा स्टॉक क्या कहलाता है, डिबेंचर स्टॉक कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर हम फाइनेंशियली इसके बारे में बात करें तो क्या है कि जब बोरोड कैपिटल होती है कंपनी की, अगर हम उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, मतलब कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा ज्वाइन कर देते हैं इनटू वन मास, तो वो कहलाता है डिबेंचर स्टॉक। यानी सभी डिबेंचर्स को कंबाइन या ज्वाइन करके एक सिंगल स्टॉक में रखा गया है, तो वो क्या कहलाएगा, डिबेंचर स्टॉक। या डिबेंचर स्टॉक बेसिकली वो टाइप ऑफ स्टॉक है जहां पर ऑनर जो है वो रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करता है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। इज इट क्लियर? तो कलेक्शन ऑफ सभी डिबेंचर्स की कलेक्शन दैट आर फुली पेड अप, तो वो क्या कहलाएगा, डिबेंचर स्टॉक कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसीजर ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है एट एनी टाइम। जो अथॉरिटी है फॉर इशूइंग द डिबेंचर्स वो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। जैसे शेयर्स जो हैं कंपनी के वो इशू किए जाते हैं एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वैसे ही डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं एट पार, प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। जो भी प्रोसीजर डिबेंचर्स के शेयर्स के लिए यूज़ होता था, तो अप्रॉक्सीमेटली वही प्रोसीजर जो है डिबेंचर्स को इशू करने के लिए भी यूज होता है। और फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो द कंपनी हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस। जैसे वो शेयर्स को इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी जो है डिबेंचर्स को इशू करने से पहले भी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। और कंपनी को फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रेजोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो डिबेंचर्स को इशू करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करते हैं इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, जो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है उसमें जो रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स वो पास होगा। दूसरी चीज है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जहां पर जो मनी है वो बोरो करनी है बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्लस जो मनी ऑलरेडी बोरोड है
फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर अगर एक्सीड कर जाती है पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी प्लस जो फ्री रिजर्व्स हैं कंपनी के उससे एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको मेंबर्स की भी कंसेंट लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी हो जाता है कि मेंबर्स की भी कंसेंट ली जाए रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर, और इसके लिए वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं किसमें, जनरल मीटिंग में, रिगार्डिंग द फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? थर्ड आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक कमेटी भी अपॉइंट कर सकते हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ फ्रेश डिबेंचर्स, और इसके लिए उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्लस एक कमेटी जब भी अपॉइंट होगी वो क्या करती है, एक ट्रस्ट डीड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ कंपनी सॉलिसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफर टू पब्लिक। अब जो है कमेटी बनने के बाद डिबेंचर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए जाएंगे, और यहाँ पर मतलब पब्लिक को जब भी ऑफर दिया जाता है तो वो एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो है उसके साथ अटैच होगा जब भी इशू किया जाएगा, डिबेंचर इशू होंगे, ऑफर दिया जाएगा, और उस एप्लीकेशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी अटैच होगा जिसमें कुछ फीचर्स होंगे प्रोस्पेक्टस के जो भी बनता है एज पर द कंडीशंस ऑफ कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स अटैच होगी वो एज पर दैट प्रोविजंस ही अटैच होगी विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी एक तरीके से ऑफर जब भी दिया जाता है पब्लिक को तो उसके साथ अटैच होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, कह रहा है कि फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। डे जिस दिन भी प्रोस्पेक्टस इशू हुआ रिगार्डिंग द डिबेंचर्स उसकी एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रार को फाइल करानी पड़ेगी बिफोर द डिबेंचर्स कैन बी ऑफर टू द पब्लिक। जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं, कंपनी ये डिसाइड करती है दैट दे आर इशूइंग द फ्रेश डिबेंचर्स, तो उसी दिन जिस दिन भी प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया गया है उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल हो जाएगी बिफोर द डिबेंचर्स हैज टू बी ऑफर टू द पब्लिक। ठीक है, और अगर कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो उस केस में अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एटलीस्ट 3 days बिफोर द इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर को इशू करने से 3 दिन पहले ही अगर प्रोस्पेक्टस नहीं बना रही है कंपनी तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी जो है रजिस्ट्रार को फाइल कराए, उसकी कॉपी फाइल कराए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। मान लो आपने प्रोस्पेक्टस जो है इशू किया, आज इशू किया, तो जब भी 5th डे होगा, मान लो आज प्रोस्पेक्टस इशू करते हो आप, तो जब तक 5 दिन नहीं बीत जाते 5th डे के बाद ही आप अलॉटमेंट करोगे डिवेंचर्स की, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं। इज इट क्लियर? तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद, उसको फाइल कराने के बाद टू द रजिस्ट्रार, आप तुरंत ही अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको 5th डे तक वेट करनी होती है। 5th डे के बाद आप अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन इन द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि अगर एप्लीकेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी जरूरी है इन केस फॉर द डिबेंचर्स ऑफर टू बी डील इन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पर परमिशन जरूरी होती है किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की। तो कोई भी अलॉटमेंट है वो वॉइड मानी जाएगी अगर आप 5वें दिन के बाद अब अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि जो डिबेंचर्स हैं दैट आर टू बी ऑफर्ड टू बी डील्ड इन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आपने परमिशन तो उसकी ली और आपने अलॉटमेंट कर दी, दैट केस शैल बी वॉइड। मतलब उस केस में डिबेंचर जो अलॉट हुए हैं वो वॉइड कहलाए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, कंपनी को क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो भी आपने उसमें बोला है कि दैट डिवेंचर शुड बी डील इन दैट स्टॉक एक्सचेंज, तो उस स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी भी बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट प्रोसीजर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर्स। जो डिबेंचर्स है वो बेसिकली जब भी इशू होते हैं उनको अलॉट कर दिया जाता है, तो सर्टिफिकेट अब अलॉट कर दिया डिबेंचर्स को तो उसके लिए विद रिस्पेक्ट जैसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है कि इस पर्सन के पास इतने शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा टू एवरी डिबेंचर होल्डर, और वो कंपनी को रेडी करना होता है और वो डिलीवर भी कर देना कंपल्सरी है कंपनी के लिए विद इन 3 months ऑफ द अलॉटमेंट। मतलब 3 महीने दिए जाएंगे उनको अलॉटमेंट के प्रोसीजर के बाद कि
3 महीनों के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए टू द डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट पॉइंट, एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जैसे ही वो डिबेंचर होल्डर्स बन चुके हैं कंपनी के, तो उनके नेम्स जो है वो रजिस्टर में एंटर हो जाएंगे। जो भी रजिस्टर बना हुआ है इन द ऑफ द कंपनी, उसमें उनके नेम्स एंटर हो जाएंगे, दैट दे आर द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनीज। इज इट क्लियर? लास्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस टू रजिस्ट्रार। जहां पर उस केस में जहां डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड नेचर के हैं, ठीक है, मॉर्टगेज डिबेंचर्स हैं, तो उस केस में उनके प्रोविजंस अलग होते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस भी कंपनी को फुलफिल कर देनी चाहिए कि हाँ, कि ये वो डिबेंचर्स हैं जिन डिबेंचर्स जो है, जो भी डिबेंचर्स इन डिबेंचर होल्डर्स को ये डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं, दे क्रिएट अ चार्ज ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी। मतलब ये डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द चार्जेस वो पहले ही कंपनी को अपने बुक्स में, प्लस जो भी कंपनी के जो भी रजिस्टर्स हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन उनको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का ये है विद इन द 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो रजिस्ट्रार को ये चीज़ भी नोटिफाई करानी कंपनी को बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड नेचर के हैं, और वो अपने रजिस्टर्स में भी ये चीज़ नोट डाउन कर ले दैट दीज डिबेंचर्स आर ऑफ सिक्योर्ड नेचर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये जो डिबेंचर इनको इशू किए गए हैं ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? तो ये था प्रोसीजर कि किस तरीके से डिबेंचर्स जो है वो इशू होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 71 ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो है अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है, तो वो ऐसे कोई डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसमें डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट होता है टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब कि कोई भी डिबेंचर जो है अगर वो इशू हो रहे हैं तो वो विदाउट वोटिंग राइट इशू होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कंपनी की जो है वो प्रोहिबिटेड होती है कि अगर उन्होंने फ्रेश डिबेंचर्स जो है वो इशू करने हैं तो वो विदाउट वोटिंग राइट्स ही इशू होंगे, वरना नहीं होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसी के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर विद पारी पासु क्लोज। पारी पासु क्लोज होता है रैंकिंग इक्वली अमंग देमसेल्फ। मतलब कि इक्वल, आप जब दो चीजों को इक्वली ट्रीट करते हो तो उसको बोलते हैं पारी पासु, ठीक है। अब जब डिबेंचर इशू होते हैं तो अगर वो डिबेंचर इशू किए गए हैं और वो किए गए हैं विद द पारी पासु क्लोज, तो क्या बेसिकली सिस्टम होता है अंडर डिबेंचर्स में, तो वो ये है कि अगर मान लो एक कंपनी जो है दो सीरीज में डिबेंचर्स को इशू करती है। एक तो 2006 में उसने डिबेंचर इशू किए जो भी सिक्योर्ड नेचर के थे, और 2009 में भी वो डिबेंचर इशू करती है, वो भी सिक्योर्ड नेचर के हैं। तो एक कंपनी क्या है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सीरीज के डिबेंचर इशू कर रही है यहाँ पर, और दोनों ही डिबेंचर जब भी उन्होंने इशू किए हैं तो वो विद पारी पासु क्लोज किए हैं, ठीक है। यानी दोनों ही डिबेंचर्स को इक्वली ट्रीट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी जब भी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले किसको पे किया जाता है, ये बात आती है एट द एंड ऑफ द कंपनी। मतलब जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो दोनों में से 2006 वाले को सबसे पहले पे किया जाएगा या 2009 वाले को, ठीक है। अब मैंने जब अभी बताया आपको कि 2006 वाले और 2009 वाले सिक्योर डिवेंचर थे दोनों ही, ठीक है, और अलग अलग सीरीज से इशू हुए थे और उनके साथ पारी पासु क्लोज भी मेंशन था, ठीक है। तो पारी पासु क्लोज मेंशन था तो इसका मतलब ये है कि दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा इक्वली एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कि बोथ विल बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट बाय द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिबेंचर्स विद ट्रस्ट डीड। अब जब भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स को इशू करती है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कंपनी के लिए कि वो सेपरेट चार्ज क्रिएट करे इन द फेवर ऑफ मैनी ऑफ इट्स डिबेंचर होल्डर्स। तो कंपनी क्या करती है, ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। ट्रस्टीज बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, और उनको ट्रस्टीज इशू की जाती है जिसमें बेसिकली वेरियस कंडीशंस और स्टिपुलेशंस होंगी जो कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर कंपनी यहाँ पर डिफॉल्ट करती है इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो ट्रस्टीज के पास पावर है कि वो रिसीवर्स को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं बेसिकली वो एक्ट करती हैं ज्वाइंटली और इंडिविजुअली ट्रस्टीज डिबेंचर होल्डर्स के लिए, प्लस जो कंपनी है जो भी डिबेंचर्स को इशू कर रही है जिसके खुद के डिबेंचर्स हैं, तो वो क्या कर सकती है, वो खुद भी ट्रस्टी एक्ट कर सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रस्ट डीड आपको क्लियर होगी, और ये जो ट्रस्टीज है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ट्रस्ट डीड।
सो नेक्स्ट अब हम करेंगे कंटेंट्स ऑफ ट्रस्ट डीड। कंटेंट्स ऑफ ट्रस्ट डीड में आता है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू होंगे और उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ट्रस्ट डीड में ये इंफॉर्मेशन भी कंटेन होगी। साथ ही साथ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड किया गया है कंपनी और जो भी डिबेंचर होल्डर है उनके बीच, और प्रोसीजर क्या है पेमेंट का, वो सब इंफॉर्मेशन भी ट्रस्ट डीड में कंटेन होगी। ठीक है, इसके अलावा जो कंडीशंस हैं, डेट है, मैनर है फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो अगर पेमेंट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की तो वो कब होगी, किस डेट को होगी और किन कंडीशंस के अंडर होगी, ये चीज भी ट्रस्ट डीड में कंटेन होती है। इसके अलावा कंपनी प्रॉपर्टी विच इज to be held as a security for the debenture holders, उसकी complete descriptions जो भी है वो भी ट्रस्ट डीड में लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, इन केस द डिफॉल्ट इज डन बाय द कंपनी, तो उस केस में जो ट्रस्टी हैं उनकी राइट और ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, ठीक है, उनकी अथॉरिटी बेसिकली क्या होगी, ये चीज की डिस्क्रिप्शन भी ट्रस्ट डीड में होनी चाहिए। इसके अलावा आता है कि जब भी डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया जाए तो किस टाइप के, कौन से क्लास ऑफ डिबेंचर जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, प्लस उनका प्रोसीजर क्या होगा, क्या कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, वो सब इंफॉर्मेशन भी ट्रस्ट डीड में मेंशन होगी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी, बेसिकली जो प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी हेल्ड है विद द डिबेंचर होल्डर्स, उसकी मेंटेनेंस और इंश्योरेंस की अरेंजमेंट किस तरीके से की जाएगी और कौन करेगा, वो सारी कंडीशंस भी इन्वॉल्व होगी इन द ट्रस्ट डीड। एंड द लास्ट इज कंपनसेशन जो पे की जाएगी किसको, ट्रस्टीज को, दैट शुड ऑल्सो बी रिटन इन द ट्रस्ट डीड। तो ये थे सारे कंटेंट्स ऑफ ट्रस्ट डीड की क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होगी इन द ट्रस्ट डीड ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रेमेडीज अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर्स, कि अब डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या क्या रेमेडीज हैं इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, तो यहाँ डिबेंचर होल्डर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि अगर डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड नेचर के हैं, मतलब अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात की गई है, तो जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनके पास फॉलोइंग राइट्स होंगे, वो क्या क्या होंगे। यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं फॉर द रियलाइजेशन अमाउंट जो भी उनको ड्यू है। ठीक है, और या हो सकता है कि यहाँ पर डिबेंचर होल्डर अगर डिबेंचर कंपनी जो है इनकैपेबल है डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए, तो डिबेंचर होल्डर यहाँ पर अपील कर सकता है कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास, कि कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए। ठीक है, या फिर अगर कंपनी वाउंडिंग अप के प्रोसेस में है, तो जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि इतनी अमाउंट ड्यू है, और वो एक तरीके से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही है कंपनी के जिनको कंपनी ने पे करना है, तो वो अपने अमाउंट को रियलाइज करने के लिए वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं जब भी कंपनी वाउंडिंग अप प्रोसेस में हो। ठीक है, तो ये थे रेमेडीज दैट आर अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब आता है नेक्स्ट कि जब डिबेंचर सिक्योर्ड नेचर की हो, तो उस टाइम पर उन सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। सबसे पहला आता है कि वो केस फाइल कर सकते हैं। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं अपने भी हाफ पर या पूरे डिबेंचर होल्डर्स के जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनका भी अमाउंट ड्यू है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी और अपील कर सकते हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचा जाए, एक तरीके से उसको सेल कर दिया जाए, ताकि जो भी उनका अमाउंट ड्यू है वो रियलाइज हो जाए, मतलब पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर के एक्शन को डिबेंचर होल्डर्स एक्शन। ठीक है, और इस एक्शन के बाद कोर्ट क्या करती है, डिबेंचर होल्डर के एक्शन के बाद कोर्ट क्या करती है, एक रिसीवर को अपॉइंट कर देती है जो कि सारी जो भी मैटर्स हैं रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी उसमें डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अभी मैंने ये पॉइंट बोला कि जब डिबेंचर होल्डर के इस एक्शन के बाद की कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उनके अमाउंट्स को पे किया जाए, ठीक है, उनके इस डिसीजन के बाद यहाँ पर जो है कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट करती है। ठीक है, और उसको फॉलोइंग राइट्स देती है, जैसे कि वो पूरी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेगा, मतलब सारी सिक्योरिटी जो है उसकी कस्टडी में आ जाएगी अब, और वही कंपनी बिजनेस को रन करेगा उस टाइम तक, और उन्हीं सिक्योर्ड प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो जो है डिबेंचर होल्डर की अमाउंट जो भी ड्यू बनती है उनको लौटाएगा, या फिर वो पूरा प्रॉपर प्लान या अरेंजमेंट करेगा कि किस तरीके से जो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है वो पे किया जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर वो अपील कर सकता है कोर्ट को कि एक ऑफिशियल रिसीवर भी अपॉइंट किया जाए। इज इट क्लियर? तो ये कुछ राइट्स थे रिसीवर के जो वो करता है आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट आता है रियलाइजिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बाय फोरक्लोजर। सबसे पहले तो फोरक्लोजर होता क्या है? ये एक डिसीजन होता है कोर्ट का जिसमें जो मॉर्टगेजर है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है जो भी उसने मॉर्टगेज की है, ठीक है। तो इस डिसीजन से कोर्ट के डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी अमाउंट उनको रियलाइज करनी थी, जो भी उनके ऊपर ड्यू थी, बेसिकली जो उनकी ड्यू थी अमाउंट जो कंपनी ने उनको पे नहीं की थी, तो वो क्या कर सकते हैं, इस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये राइट जो है वो तभी एक्सरसाइज हो सकता है अगर कंपनी जो है इनकैपेबल है, ठीक है, इनकैपेबल है ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशंस दैट आर डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वो जब भी डिबेंचर उसने इशू की, अगर वो उन कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए, तो यहाँ पर ये एक राइट जो है वो किसको दे दिया जाता है, ऑफिशियल रिसीवर को, या फिर हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको दे दिया जाता है कि वो जो है प्रॉपर्टी को सेल आउट करके यहाँ पर जो भी अमाउंट उनकी ड्यू बनती है वो ले सकते हैं अगर कंपनी उनको पे नहीं कर पाए टाइमली, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये मैं ऑलरेडी भी वैसे बता चुकी हूँ, सिक्योर डिवेंचर्स के पास भी ये राइट है और सिक्योर डिवेंचर्स के पास भी ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, या एक तरीके से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अपनी अमाउंट को रियलाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देते हैं कि कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए क्योंकि कंपनी उनको पे नहीं कर रही है द अमाउंट विच इज ड्यू ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ सिक्योरिटी थ्रू ट्रस्टीज। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सिक्योरिटी बेसिकली उनके होल्ड में है डिवेंचर होल्डर के, जिसको वो बेचकर पैसा जो है अपना वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को वो ट्रस्टीज के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं और ट्रस्टीज यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी अमाउंट ड्यू है उनको जो है फर्दर डिवेंचर होल्डर्स को, जितने भी डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू है उनको लौटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है रेमेडी इन केस ऑफ कंपनी बिकमिंग इंसॉल्वेंट। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो अमाउंट को रियलाइज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो भी कंपनी ने उनको एज अ सिक्योरिटी जो है बेसिकली दी है, ठीक है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ही डज नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम एनी इंटरेस्ट आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यहाँ पर वो सिर्फ वो अमाउंट जो भी उनको ड्यू है उसके लिए वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, उसके लिए वो जो है क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते जो भी उनका बनता था उन डिवेंचर्स पे, ठीक है। सिर्फ वो प्रॉपर्टी ही यहाँ पर सेल आउट करेंगे तो सिर्फ प्रॉपर्टी की जो अमाउंट आएगी उसमें से वो वही हिस्सा लेंगे जो उनका ड्यू बनता है अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई पेमेंट नहीं होगी। प्लस इन केस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो है वो इनसफिशिएंट है टू मीट द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इन फुल, ठीक है। मतलब डिवेंचर जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, जो भी सिक्योर डिवेंचर्स जो भी बेसिकली यहाँ पर सिक्योर प्रॉपर्टी दी थी, सिक्योरिटी दी थी, अगर वो इनकैपेबल है उसको बेचकर जो है जो अमाउंट ड्यू बनती थी डिवेंचर होल्डर्स की वो पे नहीं की जा सकती, तो उस केस में यहाँ जो भी डिवेंचर होल्डर है वो प्रॉपर्टी को की वैल्यू करेगा और एज अ प्रूफ जो भी उसकी बैलेंस शीट होगी वो कोर्ट के सामने पेश करेगा, या क्या कह सकते हैं कि ही मे सरेंडर द सिक्योरिटी एंड प्रूव फॉर द होल डेट। मतलब कि वो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू करके सारी जो भी कागज होंगे, जो भी बैलेंस शीट होगी कंपनी की, अकाउंट्स होंगे, वो कोर्ट के सामने पेश कर देगा कि जो भी कंपनी है उसके जो बैलेंसेस हैं वो इनसफिशिएंट है मेरी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स को पे करने के लिए, ठीक है। तो डिसीजन डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, ओके। तो ये यहाँ पर ये सारी रेमेडीज थी दैट आर अवेलेबल टू डिवेंचर होल्डर्स इन केस डिफॉल्ट इज डन बाय द कंपनी, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर का एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है लिखी जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 88 सब सेक्शन 5 कहा जाता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका रजिस्टर भी उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे बाकी मेंबर्स का रजिस्टर बनता है, ठीक है। तो कंपनी जो भी डिबेंचर इशू कर रही है वो एक रजिस्टर बनाएगी सभी डिबेंचर होल्डर्स का, ठीक है। और उसमें फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वो एंटर करेगी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन हर डिबेंचर होल्डर्स का, कितने शेयर कितने डिबेंचर्स बेसिकली उस पर्सन के पास हैं, ठीक है, और कितनी अमाउंट एक्चुअली पे करती है और कितनी पे करनी है उनको, ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये भी एंटर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट जब वो पर्सन जो है वो रजिस्टर्स जो हैं डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर्स जो हैं उनमें एंटर हुआ, वो पर्टिकुलर डेट भी आएगी, ठीक है। डेट
तब की जब वो डिवेंचर होल्डर बना था, मतलब बेसिकली जब उसको डिवेंचर्स अलॉट किए गए थे, तब जब वो एक तरीके से डिवेंचर होल्डर कंपनी का बन चुका था, वो वाली डेट भी इसमें मेंशन होगी। ठीक है, एक ये वाली डेट जिस दिन उसके नेम डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर में एंटर हुआ, वो वाली डेट, प्लस जो डेट जब वो डिवेंचर होल्डर बन गया था, जब कंपनी ने उसको डिवेंचर अलॉट किए थे, उस दिन वाली या वो वाली डेट भी यहाँ पर मेंशन होगी। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर्स हैं प्रॉपर इंडेक्स बनाकर एक रजिस्टर में नोट किए जाते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। इसके अलावा जो रजिस्टर है डिवेंचर होल्डर्स के, वो उसी तरीके से क्लोज होंगे जैसे अदर मेंबर के रजिस्टर जो है वो क्लोज होते हैं। ठीक है, और इनको जब भी इनकी इंस्पेक्शन होगी तो उसी तरीके से होगी जैसे अदर मेंबर्स के रजिस्टर्स की होती है। इनकी कॉपीज भी ले सकते हैं, जैसे बाकी जो मेंबर्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है कंपनी के रजिस्टर्स में, तो अगर वो कॉपीज लेना चाहते हैं, इनकी फोटो कॉपीज लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेम डिवेंचर होल्डर्स को भी ये राइट है। इज इट क्लियर? तो ये था कि किस तरीके से डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर्स को जो है यहाँ पर मेंटेन किया जाए कंपनी में। इज इट क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।